हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसएससी CHSL से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिया हूं और ये कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हैं। ये सेट नंबर फर्स्ट है आपका और सेट नंबर फर्स्ट में देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को जो 2 साल पूछे गए हैं। मतलब इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उसके 50% क्वेश्चन पूछे गए हैं 2005 में और 2008 में। तो हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, मतलब इसके बाद आने वाले जितने भी ईयर्स हैं उसमें जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉमन एरर्स के वो सब मैं करा दूंगा। और इसी तरीके से एक प्लेलिस्ट आपका बनेगा MTS का और फिर आपका स्टेनो का, स्टेनोग्राफर का और इसी तरीके से CGL का। तो अलग अलग प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर और सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब मैं करा दूँगा। टाइम नहीं मिल पाता मुझे, ये सबसे बड़ी समस्या है। अदरवाइज़ मैं बहुत कुछ कराने को सोचा हूँ और धीरे धीरे करा भी रहा हूँ और बहुत कुछ मुझे अलग से भी करवाने हैं। जैसे टेंस को स्टार्ट किया हुआ है तो टेंस भी मुझे जल्दी से कंप्लीट करने हैं। अभी होली का सीज़न आ गया है तो अभी छुट्टियां हैं, है ना, तो इस वजह से भी मुझे टाइम मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा हो सके मेरे से उतना ज़्यादा कंप्लीट करा दूं। अब ज़रा बात करते हैं न्यू स्टूडेंट के लिए। जो नए हैं नहीं जानते कि टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, अगर आप सर्च करोगे त्रिगीतम लिखोगे, सर्च करोगे वहाँ पर तो मिलेगा त्रिगीतम फोरम क्लब और त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। ये दोनों नाम से आपको मिलेंगे, दोनों पर ज्वाइन हो सकते हैं और डेली बेसिस पे आपको वहाँ भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। अब जरा बात करते हैं, ये जो नंबर मैं दिया हूँ ये इंक्वायरी के लिए है। जो लोग प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं टास्क देता हूँ, फिर उसी टास्क को कंप्लीट करने के बाद उसी टास्क में से ही सारे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू। तो बहुत अच्छा से मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं और बहुत फ़ायदे भी हैं इसके। आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसका। आप इंक्वायरी कर सकते हो व्हाट्सएप पे पूछ करके। बिल्कुल आपको कॉल नहीं करना है, बहुत सारे लोगों का कॉल अगर आने लगे तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा, है ना। मौका तो सबको देता हूँ एक बार ज्वाइन लेने के बाद। अब ज़रा बात करते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या हैं। देखो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये बोला है दे अग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। मतलब वे लोग अग्री हो गए डैमेज को रिपेयर करने के लिए, किस तरीके से, फ्रीली ऑफ चार्ज। मतलब सेंस इसका क्या निकल रहा है कि वे लोग निःशुल्क उसको क्या करना चाह रहे, निःशुल्क ही वे लोग उस डैमेज को रिपेयर करने पे अग्री हो गए, यही कहना चाह रहे हैं। मतलब फ्रीली ऑफ चार्ज का यहाँ पर सेंस आना चाहिए निःशुल्क के सेंस में। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखो ये है दे अग्रीड, तो यहाँ कोई एरर नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये भी सही है। टू रिपेयर द डैमेज, यहाँ भी किसी तरीके से एरर नहीं है। जो भी एरर है आपका फ्रीली ऑफ चार्ज में है। होना क्या चाहिए ये ज़रा देख लो, फ्रीली ऑफ चार्ज नहीं होता। ये एक फ्रेज की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है निःशुल्क, मतलब बिना कोई चार्ज का। तो वो फ्री ऑफ चार्ज होता है, ना कि फ्रीली ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना कि फ्री ऑफ चार्ज होता है ना कि फ्रीली ऑफ चार्ज, जिसका मतलब होता है निःशुल्क और फिर बिना कोई चार्ज किए हुए, बिना कोई पैसा लिए हुए। तो यहाँ पर एरर था आपका, इसमें फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए। अब ज़रा देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है व्हेन दारून हर्ड द न्यूज़ दैट हिज फादर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड। मतलब एक एक करके देखते जाते हैं ना, कि जब दारून ने ये न्यूज़ सुना कि उसके पिताजी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं और कर दिए गए हैं, ही कैंसल्ड हिज ट्रिप। मतलब उसके बाद वो अपना ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं, ट्रिप मतलब यात्रा को कैंसिल कर देते हैं। एंड रिटर्न्ड बैक टू हिज विलेज, और वापस आ जाते हैं अपने विलेज में। अब ये जिस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर एरर है ये जनरली लोग बोलने में करते हैं, मतलब स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर करते हैं और उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में भी पूछ दिए जाते हैं कि आपको किस तरीके की अंग्रेजी आती है, स्पोकन वाली अंग्रेजी और फिर ग्रामेटिकल जिसकी नीड है आपके एग्ज़ाम के लिए, वैसा आप जानते हो भला या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर व्हेन दारून हर्ड द न्यूज़, कोई एरर नहीं यहाँ तक। दैट हिज फादर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड, ये भी कोई एरर नहीं है। ही कैंसल्ड हिज ट्रिप, ये भी एरर नहीं है यहाँ पर। ही रिटर्न्ड बैक टू हिज विलेज, यहाँ पर एरर है। देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। यहाँ पर यूज हुआ है 2 शब्द, देखो रिटर्न्ड बैक। जो यहाँ पर एरर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एरर ये है कि रिटर्न जब लिखा ही गया है, मतलब वापस आना लिखा ही गया है, तो फिर से वापस वर्ड को ऐड करना कितना सही है ना। तो यहाँ पर बैक आपका नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ रिटर्न ही रहेगा
तो समझ जाओ कि ये कंप्लीट मीनिंग देता है। मतलब एक चैप्टर है ग्रामर में सुपरफ्लुअस करके, खास करके कॉमन एरर में एक सुपरफ्लुअस करके एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। उसका मतलब होता है कि एक ही किस्म के शब्द को दोबारा प्रयोग में लाना। तो रिटर्न भी एक ही तरह का शब्द है जिस तरीके का बैक है ना। तो बैक को यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और रिटर्न का मतलब होता है क्या, देखो सबसे पहली बात रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न जो वर्ड है इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है आपका गो बैक कह सकते हो, है ना, मतलब वापस जाना। तो इसमें तो रिटर्न में ही बैक छुपा हुआ है, तो बैक को अलग से लगाने की क्या आवश्यकता है। इसका गो बैक भी मीनिंग होता है रिटर्न का, कम बैक भी होता है मतलब वापस आना, वापस जाना। या फिर कह सकते हो आप इसको गिव बैक, है ना, जैसे आप किसी के पैसे रिटर्न करते हो तो भी क्या कहते हो कि आप उसको गिव बैक कर रहे हो, है ना। तो बैक तो इस रिटर्न में ही छुपा हुआ है, तो अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एरर था कि यहाँ से बैक को आपको हटाना पड़ेगा, सुपरफ्लुअस है। एक ही तरीके के दो वर्ड को यूज़ कर दिए गए हैं जो नहीं होना चाहिए। अब जरा बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, देख लो क्या है। ये कह रहा है द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़। अब यहाँ पर क्या एरर देखो, ये कह रहा है कि जो गवर्निंग बोर्ड है, मतलब आप लोग समझ सकते हो समिति वगैरह जो बनाया जाता है ना, बोर्ड बनाया जाता है, वो कह रहा है कि किन लोगों से वहाँ पर मतलब मिल करके बना हुआ है। तो सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है बिल्कुल ही अनोखे किस्म के पर्सनालिटीज़, है ना। तो यहाँ पर क्या एरर है ज़रा देखते हैं। यहाँ पर है द गवर्निंग बोर्ड, यहाँ तो कोई एरर नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ पर है कंप्राइजेस ऑफ, देखिए एरर आपका यहीं पे है। क्या एरर है, यहाँ पर आपका ऑफ जो है ये भी आपका सुपरफ्लुअस है, मतलब ऑफ का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े कि रिटर्न बैक में बैक सुपरफ्लुअस था, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा था। इसी तरीके से कंप्राइजेस ऑफ में भी ऑफ आपका ज़रूरत से ज़्यादा है। होना क्या चाहिए ये ज़रा देखो। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कंप्राइज ऐसा वर्ड है, कंप्राइज का मतलब यहाँ पर देखो, कंप्राइज का जो मीनिंग होता है वो होता है कंसिस्ट ऑफ। क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, मतलब क्या समझे कि कंप्राइज में ही आपका ऑफ ऑलरेडी है, तो अलग से फिर ऑफ लगाते हो तो ऑफ आपका डबल आ जाएगा ना, तो एक ऑफ को आपको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़, या फिर कंसिस्ट ऑफ, अगर कंप्राइज की जगह पर कंसिस्ट भी रहता तो भी आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, कंप्राइज का मतलब रखने के सेंस में होता है, कंसिस्ट ऑफ का मतलब भी होता है रखने के सेंस में, होने के सेंस में। ज़रा देखो, जैसे मैं कहूँ आपको इस तरीके से कि दिस फ्लैट मतलब जिसमें हम रह रहे हैं, दिस फ्लैट comprises 3 बेडरूम्स। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। ये सारा कुछ एक जगह रहने दो, और कंप्राइजेस की जगह पर अगर आप अलग से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कंसिस्ट ऑफ। ठीक, तो ये यहाँ पर करेक्ट था। किस तरीके से और किस तरीके से एरर है ये मैं बता दिया कि यहाँ पर कंप्राइजेस में ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ होता है इसका मीनिंग, जहाँ पर ऑफ ऑलरेडी है तो अगर अलग से ऑफ लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ से आपको ऑफ को हटाना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्ट रहता तो सही हो जाता। अब ज़रा बात करते हैं, देख लो नेक्स्ट आपका माई अंकल डज नॉट स्पेंड, मतलब मेरे अंकल स्पेंड नहीं करते हैं सो मच मनी, बहुत ज़्यादा पैसे, ऑन दैट हाउस, उस घर पे, अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। मतलब क्या कह रहा है कि जब तक वो मूव इन करने के बारे में जल्दी नहीं सोच लेते तब तक वो क्या नहीं करते, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते, है ना, उस घर पे। अब यहाँ पर क्या एरर है ये ज़रा देखते हैं हम लोग। जैसे ये सेंटेंस आप पढ़ते हो ना तो आपके ध्यान में आना चाहिए था एक चीज़, अगर आप ग्रामर थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए था कि अनलेस दिया हुआ है, यानी ये एक शर्त को बता रहा है कि अनलेस वाला जो भी सेंटेंस है, मतलब इसको बोलते हैं कि कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं एक तरह से, है ना। तो कंडीशनल क्लॉज में अनलेस से स्टार्ट होता है और फिर इफ़ से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं अनलेस या इफ से, उसको बोला जाता है कंडीशनल क्लॉज, है ना। मतलब क्लॉज का मतलब पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। अब ये जो भी है आपका अनलेस से स्टार्ट हुआ है, जो भी इस सेंटेंस का जो पार्ट है,
ये अगर आपका प्रेजेंट में है, देखो ही थिंक्स है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जाहिर सी बात है कि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा इस सेंटेंस का, यानी कि जो इसका मुख्य क्लॉज होगा, मेन क्लॉज होगा, वो होना चाहिए था फ्यूचर में। किस में होना चाहिए? फ्यूचर में, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर क्या दिया है, माई अंकल डज नॉट स्पेंड। डज नॉट भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे दिया है, जबकि मैं अभी क्या रूल बताया कि अगर अनलेस, इफ, अनटिल, आफ्टर, एज सुन एज, एज लॉन्ग, है ना, इन केस, ये सारे अगर वर्ड से स्टार्ट होते हैं, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसका क्या होना चाहिए, इसका जो मेन क्लॉज होना चाहिए वो होना चाहिए सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, माई अंकल डज नॉट के जगह पर होगा विल नॉट, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माई अंकल विल नॉट स्पेंड। ये चीज़ ध्यान में रखना, जहाँ भी अनलेस, अनटिल, इफ दिख जाए तो समझ जाना कि सबसे पहला चेक करने की कोशिश करना एग्जाम में कि क्या वो वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या नहीं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसका मुख्य क्लॉज जो होगा वो फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ डज नॉट की जगह पर होगा विल नॉट, ठीक। अब जरा देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पर दिया है नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर इंटरेस्टेड इन मूविंग इन अनदर हाउस। मतलब ना ही मेरा भाई, ना ही मेरी बहन, ना ही मेरा भाई इंटरेस्टेड है कहाँ पर जाने के लिए, दूसरे घर में जाने के लिए। अब जरा बात करते हैं कि क्या एरर है। तो जैसे आपको दिख जाए नीदर और नॉर वाला क्वेश्चन, आपको क्या समझ में आना चाहिए, कुछ इससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए ये ज़रा देख लो। सबसे पहली बात कि इसका रूल क्या होता है ये ज़रा देखो। यहाँ पर है नीदर और फिर नॉर, ये क्या करते हैं, दो शब्द या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, है ना। नीदर नॉर, इसे यहाँ माई सिस्टर माई ब्रदर को जोड़ने का काम किया हुआ है। इसी तरीके से होता है आपका ईदर और, ईदर और, है ना। इसी तरीके से होता है नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी होता है। और फिर सिंपली और भी रहा ना, और दो चीज़ को जोड़ रहा है, वहाँ भी ये काम करेगा। इसमें ये होता है कि जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ा होता है ईदर और से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, और फिर और से, तो जो वर्ब होता है, वर्ब जो होता है वो अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। क्या मैं बताया इजरा देखो कि ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और फिर नीदर नॉर वाला जब भी ऐसा आ जाए और दो सब्जेक्ट को जोड़े, तो जो वर्ब होता है इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, ठीक। अब ज़रा देखो क्या मतलब है। यहाँ देखो नीदर है, यहाँ नॉर है, दो सब्जेक्ट है माई सिस्टर माई ब्रदर। तो बताओ इसके बाद कौन सा वर्ब आया है, आर आया है ना, आर आया है। आर जो आया है ये किसके हिसाब से लगेगा, ये अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पर माई सिस्टर है, माई ब्रदर है, तो किसके हिसाब से लगना चाहिए, सिर्फ माई ब्रदर के हिसाब से लगना चाहिए, दोनों के हिसाब से नहीं, किसी एक के हिसाब से। और वो एक कौन होना चाहिए, अपने नज़दीक वाला। तो यहाँ माई ब्रदर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके लिए आर का यूज़ करेंगे या फिर इज़ का, तो जाहिर सी बात है इज़ का यूज़ करेंगे, ठीक। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। देखो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन है, एक चीज़ मैं बताता हूँ, दूसरा चीज़ आप बताओगे, ठीक। नीदर यू नॉर ही, यहाँ पर देखो यहाँ पर ब्लैंक है, गिल्टी, ठीक है। मतलब ना ही तुम ना ही वो दोषी है। तो क्या करोगे, यहाँ पर इज़ का प्रयोग करोगे या फिर आर का करोगे, या फिर बता दो किसके हिसाब से। आर का करोगे मतलब यू और ही दोनों को मिलकर कर रहे हो, और फिर सिंपली यू के लिए कर रहे हो। लेकिन अभी रूल में बताया कि नीदर और नॉर से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो यहाँ आने वाला जो वर्ब होगा अपने नज़दीक वाले के हिसाब से होगा। तो ही के लिए क्या यूज होना चाहिए, ईज यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ईज होगा यहाँ पे। अब बताओ ये जो क्वेश्चन मैं अभी दिया आपको, इसी हिसाब से अगर मैं इसको क्वेश्चन में बनाना चाहूँ, क्वेश्चन में अगर पूछता हूँ, तो ज़रा देखो इसमें कन्फ्यूजन होता है, लोग समझ नहीं पाते। मतलब यहाँ मान लो फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर नीदर, इसी का क्वेश्चन बना रहा हूँ। मतलब ये अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका ये बना रहा हूँ, क्वेश्चन वाला बना रहा हूँ। नीदर यू नॉर ही गिल्टी,
क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर क्या लगाओगे, आर लगाओगे या फिर इज लगाओगे, है ना, मतलब यू है यहाँ पे, यू के हिसाब से लगाओगे या फिर ही के हिसाब से लगाओगे, ये ज़रा देखो, मतलब आर लगाओगे या फिर इज का प्रयोग करोगे, ये बता दो आप। इसका क्वेश्चन मैं बनाया हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ है नीदर, यहाँ है नॉर, ठीक। अब वर्ब का पोजीशन क्या है ये बताओ, कलर चेंज कर रहा हूँ समझाने के लिए। देखो वर्ब का पोजीशन ये है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ करना है आपको। वर्ब का पोजीशन ये है, तो आप किसके हिसाब से वर्ब लगाओगे, अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो बता दो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन है, यू और ही। तो यू और ही में इस वर्ब के हिसाब से नज़दीक कौन है, आपका यू है, तो इसलिए यहाँ पर इज़ नहीं होगा, यहाँ पर आपका आर का प्रयोग होगा। समझ गए, मतलब यहाँ पर ही था नज़दीक, अपने वर्ब के नज़दीक, और यहाँ पर वर्ब अगर क्वेश्चन बनाता हूँ तो वर्ब आपका पहले आ जाता है, और वर्ब के नज़दीक देख रहे हैं कि यू आता है आपका क्या, अपने नज़दीक आता है, इस वर्ब के नज़दीक, तो यू के हिसाब से लगेगा आर। समझ रहे हो। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और फिर सिंपली और रहे, उससे दो सब्जेक्ट अगर जुड़ा रहे तो वर्ब का प्रयोग होगा अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब ज़रा बात करते हैं आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या कह रहा है। ही वॉज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम, ये दूसरे एग्जाम में पूछा गया था, मतलब 2008 में, है ना, 2008 और 5 में पूछा गया है। अब ज़रा देखो, ही वॉज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम, यहाँ पर है कि वह झुका उसको मर्डर करने के लिए, है ना, ये इसका मीनिंग है। ही वॉज कोई गल नहीं, यहाँ पे वॉज है, यानी यहाँ पर ये आपका पास्ट में बता रहा है। बेंट अपॉन मतलब झुका, टू मर्डर हिम। अब क्या एरर है, अगर आप लोग वर्ब्स पढ़े होगे, जो मैं पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, है ना, नॉन फिनाइट का जो एक चैप्टर आता है जिसमें जीरंड आता है, पार्टिसिपल आता है और आपका इन्फिनेटिव आता है, अगर वो चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। उसमें मैं एक रूल बताया था, क्या बताया था कि इन जनरल, हमेशा नहीं, इन जनरल अगर आपका कोई यूज हुआ है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद जो आता है, क्या आता है प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है, तो वर्ब यहाँ पर मर्डर करना है, तो वो जो वर्ब होगा वो इन्फिनेटिव में नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जेरंड में होना चाहिए, यानी इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए। फोर्थ फॉर्म यानी ing वाला फॉर्म। तो यहाँ पर बेंट अपॉन में आपका आ चुका है क्या, अपॉन आ चुका है आपका प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब इन्फिनेटिव में नहीं होना चाहिए। इन्फिनेटिव का मतलब क्या, वर्ब के पहले टू नहीं लगना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, वहाँ पर वर्ब का ing वाला फॉर्म होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मर्डर नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, टू मर्डर को हटा करके मर्डरिंग करना पड़ेगा, है ना, मर्डरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखे क्या, कि जब भी आपको प्रीपोजिशन दिख जाए उसके बाद जो आता है वर्ब वो होना चाहिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कंटिन्यूअस वाले फॉर्म, है ना, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं उसको, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो ing वाला फॉर्म होना चाहिए था। जैसे अगर मैं कहूँ, एक एग्जांपल ले लूँ कि ही वॉज पनिश्ड फॉर, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ देता हूँ, अ गर्ल, कि वह बंदा जो था उसको पनिश किया गया किस लिए, एक लड़की को पीटने के लिए। और ऑप्शन में मैं दे दूँ, यहाँ पर बीट है, टू बीट है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास बीटिंग है, क्या करोगे। तो जाहिर सी बात क्या है यहाँ पर कि अगर पनिश्ड के बाद फोर आया है, फोर आनी आपका क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कौन सा आना चाहिए, वर्ब का फॉर्म, तो ये इन्फिनेटिव में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ing वाला फॉर्म, इसलिए यहाँ पर बीटिंग होगा। ही वॉज पनिश्ड फॉर बीटिंग अ गर्ल, ठीक है। तो याद रखना कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आता है वो इन जनरल क्या आता है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में। इन जनरल शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं नहीं भी होता, और वो कौन सा केस होता है वो जब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तब समझ में आएंगी बातें, ठीक। अब जरा देख लो, क्योंकि बताने को तो बहुत कुछ है, अगर इसी क्वेश्चन को पिक किया जाए और इसके ऊपर ही डिस्कस करना स्टार्ट कर दे तो पता चला कि एक कंप्लीट चैप्टर हम लोग पढ़ा सकते हैं,
है ना, या फिर पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने होते हैं हमें कम टाइम में। अब ज़रा बात करते हैं आगे। यहाँ पर है यू विल सी द मैच टुमारो इजंट इट। इजंट इट करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये देखते ही आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा चैप्टर से आया है। तो क्वेश्चन टैग का एक चैप्टर होता है आपके ग्रामर में, क्वेश्चन टैग का। तो यहाँ पर होता क्या है, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, ये जरा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर है यू विल सी द मैच टुमारो, मतलब मैच तुम कल देखोगे। ये कह रहा है यू विल, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फ्यूचर टेंस में है ये। सी द मैच टुमारो, टुमारो भी फ्यूचर में, कोई इशू नहीं यहाँ पर, यहाँ तक कोई गलत नहीं है। गलत यहाँ पर इजंट इट में है। क्या होना क्या चाहिए यहाँ पर, देखो तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ। इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको मुख्य रूप से याद करने होते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है, तो क्वेश्चन टैग वाला पार्ट कौन है, ये, और ये मुख्य पार्ट है। तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो वही होता है जो आपके मुख्य पार्ट में होता है, क्या, सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर ईट है और यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, तो मैच तो कर नहीं रहा। तो होना क्या चाहिए यहाँ पर होना चाहिए, अगर मुख्य वाक्य में आपका यू है सब्जेक्ट, तो यहाँ भी होना चाहिए यू, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो मुख्य वाक्य, जो मेन वाक्य होता है आपका ये वाला, है ना, और ये आपका क्वेश्चन टैग वाला पार्ट कहलाता है। तो क्वेश्चन टैग में आपका जो वर्ब यूज होता है वो वर्ब उसी टेंस में होना चाहिए जिस टेंस में ये सेंटेंस होता है, मुख्य वाला सेंटेंस होता है। तो अब ज़रा बताओ, मुख्य वाला सेंटेंस तो आपका विल में लिखा हुआ है, विल यानी फ्यूचर में, तो यहाँ पर इज़ कैसे यूज होगा। तो इसलिए आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर यू विल है तो यहाँ पर भी आपका विल नॉट होगा और फिर वॉन्ट, ऐसे शॉर्ट में ही लिखा जाता है क्वेश्चन टैग में। तो विल नॉट को शॉर्ट में लिखा था वॉन्ट, और वर्ब होना, यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए यू, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, वॉन्ट यू, मतलब तुम कल मैच देखोगे, है ना। तो है ना के सेंस में जब भी पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो ये यहाँ पर दो चीज़ सीखे क्या, कि इसका जो भी आपका वर्ब होता है उसका टेंस वही होना चाहिए जो मुख्य वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसके हिसाब से वहाँ भी टेंस होना चाहिए। टेंस चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, दो चीज़ चेंज नहीं होते। लेकिन सिर्फ एक एक्स्ट्रा बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये कि अगर ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव कहने का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपका क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव में, और अगर आपका ये मुख्य वाला नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग बनता है पॉजिटिव में, ठीक है। यही तीन कॉन्सेप्ट थे इसके। अब ज़रा मैं बता दूं, देख लो, दूसरा एग्जांपल बता दूं। मैं अगर आपको बोलूं कि ऐसे बोलूं, ही इज़ रेडी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी ही आएगा सब्जेक्ट में, क्वेश्चन का मार्क आएगा। इसके पहले क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। अब वर्ब जो है यहाँ पर क्या है, इज़ है, तो यहाँ भी इज़ होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इज़न्ट ही, ठीक है। इतना समझ रहे होगे आप लोग। दूसरा अगर एग्जांपल लें इसका, तो देखो ईट के सेंस में ले लेते हैं एक। देखो इट इज़ लेट, मान लिया जाए कोई ट्रेन लेट है ना, तो इट इज़ लेट कहेंगे, तो क्या कहेंगे यहाँ पर, इज़न्ट इट। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन गया। यहाँ पर ईज़ है, यहाँ भी ईज़ आ गया। ईट यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट ईट है, समझ गए। अब ज़रा बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में, देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ है, आई मेड हिम टू अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस। जो वो रूड था वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए मैंने उससे माफ़ी मंगवाया, ये इसका मतलब है। अब माफ़ी मंगवाया, अब यहाँ एरर क्या है, आई मेड हिम टू अपोलोजाइज, यहीं पर एरर कहीं पर दिख रहा है, क्या है वो, यहाँ पर टू अपोलोजाइज नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं, कॉन्सेप्ट तो आता है लेकिन उससे जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक कॉन्सेप्ट वो नहीं आता लोगों को, है ना, आप फिर भूल जाते हैं पढ़ने के बाद। मैं दोनों को रिमाइंड करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर टू अपोलोजाइज नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये है। टू अपोलोजाइज की जगह पर क्या होना चाहिए, सिंपली यहाँ पर टू को हटा देना पड़ेगा, अपोलोजाइज होगा। क्यों होता है ऐसा, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी वर्ब्स वाले चैप्टर में कौन कौन से हैं ऐसे वर्ड। जैसे यहाँ पर मेड है, तो मेड किससे बना है, मेक से बना है जी, मेक है आपका।
इसी तरीके का आपका होता है लेट, ठीक। इसी तरीके के आपके एक को होते हैं, एक सेंटेंस, एक सेकेंड आप लोग रुकना, थोड़ा मैं कुछ ये कर लूँ, साइलेंट कर लेता हूँ इसको, ज़रा रुक जाओ। हाँ, यहाँ पर क्या है, मेक है, यहाँ पर लेट है, दो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहे हैं, वर्ब्स है ना। इसी तरीके का आपका सी होता है, सी होता है, हियर होता है, और आपका वॉच होता है, मतलब देखने के सेंस में, देखना, सुनना है ना, इसको भी देखना, लेट मतलब जाने देना, मेक मतलब किसी चीज़ को बनाना है ना। अगर ये सारे वर्ब्स रहें, ये सारे वर्ब्स आपको जब भी देखने को मिल जाए, तो इसके बाद क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लगा रहता है ना, जैसे यहाँ पर क्या है, मेड था, मेड के बाद ऑब्जेक्ट हिम है, और इसके बाद आपका वर्ब आया हुआ है, तो वो जो होता है वो बेयर इन्फिनेटिव में होता है वर्ब्स। कहने का मतलब है कि मेक, लेट, सी, हियर, वॉच, अगर ये चीज़ देखने को आपको मिल जाए, मैंने तरीका भी बताया हुआ है याद करने के, है ना। तो इसके बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट रहे और उस ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब रहेगा वो बेयर इन्फिनेटिव में होगा, मतलब वो बिना टू का होगा। तो बिना टू का होगा यानी यहाँ पर टू को यहाँ से हटा देना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है। अब इससे कॉन्ट्राडिक्ट क्या करता है ये ज़रा देख लो। जैसे यहाँ पर है, अभी जितना कॉन्सेप्ट बताया, अगर इतना मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि यहाँ होना क्या चाहिए था, आई मेड हिम अपोलोजाइज, ठीक है, क्योंकि टू हट जाएगा, ठीक है। अब जरा देखना, अगर ये तो एक्टिव है आपका, है ना, एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव मतलब एक्टिव वॉइस में है। अगर इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका पैसिव अगर बनाओगे तो होगा ही वॉज मेड अपोलोजाइज, यही होगा। तो कहोगे कि अपोलोजाइज के पहले तो यहाँ पर टू नहीं आया है, तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करता है। यहाँ पे आपको टू लगाना पड़ेगा, ही वॉज मेड टू अपोलोजाइज। क्या फ़र्क है दोनों में ये देखो। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको मेड दिख जाए, लेट से स्टार्ट मिल जाए कोई सेंटेंस, सी रहे, हियर रहे, वॉच रहे, ये सारे अगर वर्ड्स रहे, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब रहेगा, अगर वो एक्टिव वॉइस में रहेगा वो सेंटेंस, तो वहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव होगा ये वाला वर्ब, मतलब यहाँ से टू को हटाना पड़ेगा। लेकिन वही अगर पैसिव में रहे, वही सेंटेंस अगर पैसिव में रहेगा तो यहाँ पर टू का यूज़ करना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को मत भूलना। अब ज़रा देख लो, ये कॉन्सेप्ट सीख गए आप लोग। अब ज़रा देखते हैं नेक्स्ट, ये है वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फार्दर इन्वेस्टिगेशन। मतलब हम लोग इस चीज़ को तभी डिसाइड कर सकते हैं कि जब आगे का इन्वेस्टिगेशन हो। तो यहाँ पर क्या है, आगे का बोल रहा है ना। तो आगे के लिए क्या यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पर है फार्दर जो है ये गलत यूज हुआ है इस सेंटेंस में। कैसे, फार्दर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए फर्दर। क्या होना चाहिए, फर्दर। फार्दर का मतलब होता है दूर का, है ना, दूरी वाला, लेकिन आपका फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू, है ना, इन एडिशन टू, ठीक है। और फिर बिसाइड्स बोल सकते हो, बिसाइड्स मतलब जब तक इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ना हो तब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो ध्यान देना, फर्दर नहीं होगा यहाँ पर, फार्दर नहीं होगा, फर्दर होगा, ठीक है। फार यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है ना, यहाँ पर फार एक वर्ड छुपा हुआ है जिसका मतलब दूरी होता है, लेकिन यहाँ पर दूरी से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर होना क्या चाहिए, आगे वाला, है ना, आगे वाला जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन ना हो तब तक हम लोग को डिसाइड नहीं करना चाहिए, ये बोल रहा है ये। तो फार्दर नहीं फर्दर होगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर है आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग लाइकली टू बी पोस्टपोन। लाइकली टू बी का मतलब होता है कि ऐसा पॉसिबल लग रहा है कि वो पोस्टपोन हो जाएगा। तो ऐसा मैं सुन रहा हूँ कि मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा, है ना, और फिर होने को है। अब यहाँ पर देखो एरर क्या है, आई एम हियरिंग है, एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर आई एम हियरिंग नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ होगा आई हियर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हियर एक ऐसा वर्ड है, एक्सक्यूज़ मी,
हियर एक ऐसा वर्ड है जिसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता, मतलब उसको ing वाले फॉर्म में हम नहीं लिखते। लेकिन कब नहीं लिखते? जब इस हियर का मतलब सुनना हो, सुनना है ना, आप अपने कानों से सुनते हो, अगर इस सुनने के सेंस में हियर का यूज हो तो ये वर्ब के ing वाले फॉर्म में नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात कि हियर का कई बार आप लोग मीनिंग सुने होंगे, सुनवाई करना, है ना, जैसे जज सुनवाई करते हैं ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पर है कि द जज इज हियरिंग योर केस टुडे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सेंटेंस करेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हियरिंग जो है, हियर जो है ये सुनने के सेंस में नहीं आया, यहाँ पर सुनवाई करने के सेंस में है ना। जैसे जज लोग सुनवाई करते हैं तो सुनवाई करने के सेंस में अगर रहे तो ing फॉर्म में आ सकता है, लेकिन कान से कोई चीज़ अगर आप सुनते हो और वो सुनने के सेंस में अगर आए तो उसका ing वाला फॉर्म नहीं बनता। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, कई बारी पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आपको ये वर्ड आता है कि नहीं, कि इसके जो है ing फॉर्म नहीं बनते, लेकिन कब? जब सुनने के सेंस में इसका प्रयोग हुआ हो तब, और अगर इसका प्रयोग हुआ हो सुनवाई करने के सेंस में तो करेक्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखे आज, और इसी तरीके से मैं CHSL के आने से पहले तक कोशिश करूँगा अपने तरफ से कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखा दूँ और आप एग्ज़ाम में जाओ और आपको फ़ायदा हो, है ना। सिर्फ क्वेश्चन के आंसर जानना इनफ नहीं है, हम लोगों को इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अगर मैं आपको सिखा पाता हूँ तभी काम आएगा आपके एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन डायरेक्टली तो पूछे नहीं जाते, बहुत रेयरली एक दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं प्रीवियस ईयर से, तो अलग की बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सेम ही होते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि किसी क्वेश्चन के सिर्फ आंसर जानना, ठीक है। तो आप लोग आगे सीखते रहो इसी तरीके से। बीच बीच में मैं सिनोनिम एंटोनिम के भी वीडियो लाऊंगा, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रूप में, और अलग अलग प्लेलिस्ट बने होंगे, MTS के अलग, CHSL के अलग, CGL के अलग, स्टेनो के अलग, NDA वगैरह का भी मैं करवाने वाला हूँ, और EPFO वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, IES है ना, IES जिसका मैं प्री क्वालिफाई किया था, UPSC का, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जिसको बोला जाता है। तो इन सारे एग्जाम्स में जितने पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये सारे सबके प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला हूँ। बस मुझे टाइम मिल जाए, बस यही मैं इंतज़ार में हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा पाऊँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो आए तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट करो, लाइक करो वीडियो को, है ना, शेयर करो दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग आज बहुत कुछ सीखे, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।